नमस्कार दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने पतंजलि के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पतंजलि विज्ञापन केस में जो पतंजलि के संस्थापक है योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आचार्य बालकृष्ण, इसके माफीनामे को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम लोगों ने जानबूझकर हमारे आदेश की अवहेलना की है, अवमानना की है, उसको नहीं माना है। तुम लोगों ने माफी मांगने का दिखावा किया है, तुम लोगों ने केवल खाना पूर्ति के लिए माफी मांगी है। तुम लोगों को माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी और कार्रवाई के लिए तैयार रहो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि तुम लोग फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करके, गलत एडवर्टाइजमेंट करके, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करके, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट करके अपनी जेब भरने के चक्कर में, अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में जनता को मिसलीड कर रही हो, जनता को घुमा रहे हो, है ना, जनता में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या है ये पूरा मामला, इस बात को हम समझ लेते हैं। एक्चुअली जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो जांच कर रहा है। आपने नाम सुना होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की थी 17 अगस्त 2022 को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 17 अगस्त 2022 को याचिका दायर की जाती है और इस याचिका में कहा जाता है कि जो पतंजलि है, पतंजलि ने कोरोना के टाइम पे जो अपनी वैक्सीन बेची थी उसका गलत प्रचार प्रसार किया है। ट्रायल के दौरान ही, ट्रायल पूरा हो भी नहीं पाया था, ट्रायल से पहले ही पतंजलि ने अपनी वैक्सीन को बेचना शुरू कर दिया था। तो कोविड वैक्सीन का गलत प्रचार किया है। एक तो ये आरोप लगाया है किसने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, कि कोरोना के टाइम पे वैक्सीन बेच दी और बिना ट्रायल के बेच दी, ये भी गलत बात है। दूसरा, एलोपैथी का आपने नाम सुना होगा, एलोपैथी। देखो, एक तो आयुर्वेदा होता है, आयुर्वेदा का मतलब होता है कि जड़ी बूटियों या औषधियों के माध्यम से किसी बीमारी का इलाज करना, जो कि बाबा रामदेव के ज्यादातर प्रोडक्ट आयुर्वेदिक होते हैं। और एक होता है एलोपैथी। एलोपैथी का मतलब होता है कि आपके अंदर जो बीमारी है, जो डिजीज है, उसको डायग्नाइज करो, उसका पता लगाओ और उसके अकॉर्डिंग जो उससे संबंधित ड्रग्स है या सर्जरी है, तो ड्रग्स और सर्जरी के माध्यम से बीमारी का पता लगाने के बाद इलाज करो और वो इलाज सफल हो जाता है। तो बाबा रामदेव ने आयुर्वेदिक को बड़ा चढ़ाकर बता दिया। आयुर्वेदिक का प्रचार करने के चक्कर में ये कहा कि आयुर्वेदिक से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। ये जो एलोपैथी है ना, ये गलत चीज है। तो एलोपैथी के बारे में नेगेटिविटी फैली थी जनता के बीच में, गलत मैसेज भेज दिया कि एलोपैथी गलत है। एलोपैथी गलत कैसे हो सकती है? एलोपैथी के ऊपर तो पूरी दुनिया चल रही है। तो एलोपैथी के बारे में नेगेटिविटी फैलाई। तीसरा, जो इनकी आयुर्वेदिक दवाएं होती है, इन आयुर्वेदिक दवाओं को इतना बड़ा चढ़ा के प्रचार कर दिया कि इन आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से आपकी बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। जैसे आपके अंदर अगर हार्ट डिजीज है वो ठीक हो जाएगी, अस्थमा वगैरह की बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। तो आयुर्वेदिक दवाइयों का बड़ा चढ़ाकर प्रचार कर दिया और ये तक गारंटी दे दी कि आपके जो हार्ट डिजीज, अस्थमा जैसी बीमारी है, ये समाप्त हो जाएगी। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की है 17 अगस्त 2022 को और इसके माध्यम से ये कहा है कि इसने कोविड वैक्सीनेशन का गलत प्रचार किया है, इसने एलोपैथी के बारे में नेगेटिविटी फैलाई है, एलोपैथी को गलत साबित करने की कोशिश की है। और तीसरा, इन्होंने अपने आयुर्वेदिक दवाओं से बड़े बड़े वादे कर दिए हैं बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने के। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, तारीख है 27 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस भेजा पतंजलि को। पतंजलि मतलब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को। और नोटिस में यह कहा कि आओ और सफाई पेश करो, ये जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं या क्या आपने ऐसा किया है। उसके बाद में 2 अप्रैल को इन्होंने माफी मांगी और 2 अप्रैल 2024 की बात बता रहा हूं मैं, अभी लगभग 8-10 दिन हुए हैं। 2 अप्रैल 2024 को बाबा रामदेव ने माफीनामा भेजा और इस माफीनामे को पढ़कर सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगा दी कि तुमने माफी दिखावे के लिए मांगी है, तुमने माफी मांगने के दिखावा किया, खाना पूर्ति के लिए माफी मांगी है, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। और अंदर माफी का भाव दिख नहीं रहा तुम्हारे अंदर ऐसा फील नहीं हो रहा मुझे कि तुम लोगों ने वाकई माफी मांगी है, तुमने केवल दिखावा किया इस चीज का। तो 2 अप्रैल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय कर दी कि भाई अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। उसके बाद एक दिन पहले, 10 अप्रैल से पहले यानी 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने फिर से एक एफिडेविट तैयार किया, फिर से माफीनामा तैयार किया और उसमें यह कहा गया कि ये हमारी गलती है और हमें इस बात का खेद है, हम पूर्ण रूप से माफी मांगते हैं। और जो बाबा रामदेव का माफीनामा है वो आपके सामने मैं लेकर भी आया हूं। बाबा रामदेव ने क्या लिखा है कि मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, बिना शर्त, कोई शर्त नहीं है, मैं माफी मांगता हूं, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दिया जाए, हमारी ही गलती है। तो मैं विज्ञापन के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं, मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर को 2023 को भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस भेजा था। तो 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर मैं माफी मांगता हूं, मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल बाबा रामदेव का माफीनामा यही है कि इनको कई बार नोटिस भेजा जा चुका, लेकिन इनको इतना घमंड, इतना ईगो है कि हम क्यों जाए माफी मांगने।
हम तो तुर्रम खां है, पतंजलि सबसे बड़ा ब्रांड, हम कैसे माफी मांगने जाएं। लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय आपको समझना चाहिए। और उसके बाद में इस माफीनामे के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो तुमने 10 अप्रैल को ये माफीनामा भेजा है ना, ये भी मजाक की, ये खाना पूर्ति के लिए माफी मांगी है। तुमने कई बार सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट की अवहेलना की है, तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, कार्रवाई के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुमने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की, गलत एडवर्टाइजमेंट करके जनता में बहुत प्रकार की भ्रांतियां फैला दी है, अपने प्रोडक्ट का एक तरीके से आदी बना दिया कि बस ये प्रोडक्ट लेते रहो, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो जनता को मिसलीड कर रहे हो, भ्रांतियां फैला रहे हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में, है ना, अपनी जेब भरने के चक्कर में। ये सारी की सारी फटकार किसने लगाई? सर्वोच्च न्यायालय ने। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात और कही है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को इस बात का पता था। उत्तराखंड सरकार को 6 बार हमारी केंद्र सरकार ने पूछा है कि भाई क्या मामला है, इसकी जांच करो, क्या हो रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो 6 बार उत्तराखंड सरकार ने इसकी अवहेलना की है। जो इंस्पेक्टर होता था, जो लाइसेंस इंस्पेक्टर होता था, तो लाइसेंस जारी करता था, उसका बार बार तबादला कर दिया जाता था। तो जो भी 3 लाइसेंस इंस्पेक्टर जो इस टाइम पे मौजूद थे, उन तीनों के तीनों को सस्पेंड कर दिया जाए। और अगली सुनवाई 16 तारीख को होगी, अगली सुनवाई 16 अप्रैल को की जाएगी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो कंपनीज है FMCG, इनको मैसेज भी दिया है, मैसेज टू ऑल MFCG कंपनीज। अबे MFCG कंपनीज क्या होती है, इसको समझ लेते हैं, और किनको क्या मैसेज दिया है वो भी हम समझ लेते हैं। MFCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। Fast moving consumer goods are product that sells quickly at relative low cost. These goods are also called consumer packaged good. ऐसे गुड्स या ऐसी वस्तुएं जिनको बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही लो प्राइस के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में बेच दिया जाता है, सुपर कार मार्केट में, मॉल में, बड़ी बड़ी दुकानों पर। अब ऐसा करती क्यों है कंपनी? देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूं कि जैसे मान लो कि कोई कंपनी 20 प्रोडक्ट बेच रही है नॉर्मल प्राइस के ऊपर, और एक प्रोडक्ट के ऊपर उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 प्रोडक्ट बेचे, 3 रुपए के हिसाब से 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और अगर मान लो प्राइस बहुत कम कर दे, कम प्रॉफिट कमाना चाहे एक प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंपनी, तो एक रुपए प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मान लो उसने 100 प्रोडक्ट बेच दिए, प्राइस थोड़ी कम कर दी, प्राइस थोड़ा लो कर दिया, और 100 प्रोडक्ट बेच गए, एक प्रोडक्ट के ऊपर 1 रुपया, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो नॉर्मल प्राइस के आपके पास 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, और ज्यादा प्रोडक्ट बिकने की वजह से, लो प्राइस करने की वजह से आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट आपके बेचते हैं, उतने ज्यादा कंपनी की जेब बढ़ती है, उतने ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो ऐसी कंपनियां जो लो कॉस्ट कर देती है, लो प्राइस कर देती है, इसकी वजह से उनके प्रोडक्ट बहुत बड़े पैमाने पर बिक जाते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन इतना खतरनाक करते हैं, इतना इनरेलेवेंट करते हैं, और इतना झंझोड़ के कर देते हैं कि जनता उसके ऊपर विश्वास ही करने लग जाती है। स्पेशली जब हम बात करते हैं मेडिसिन की या दवाओं की, इनका तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए, इनका नेगेटिव प्रचार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है, आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। जैसे बाबा रामदेव ने प्रचार किया कि भाई अगर आप हमारी आयुर्वेदिक दवाई कंटिन्यू लेते रहोगे तो आपको हार्ट डिजीज नहीं होगी, अस्थमा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लो सामने वाला आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, आपकी बात पर भरोसा कर लिया, तो 25-30 सालों तो दवा लेता ही रहेगा, क्या गारंटी है कि उसका अस्थमा ठीक हो जाए, क्या गारंटी है कि उसकी हार्ट डिजीज ठीक हो जाए। तो ये जो FMCG कंपनी जो लो प्राइस करके अपने प्रोडक्ट के बड़े बड़े सुपर मार्केट के बड़े बड़े मॉल में बेच देती है, इनको भी एक मैसेज दिया कि आप भी फोर्स या गलत एडवर्टाइजमेंट मत करो, स्पेशली जो खाने पीने की चीजें, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी है। अब देखो, हो सकता है कि पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट बैन हो जाए, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि बैन ना हो, लेकिन कुछ प्रोडक्ट बैन हो सकते हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि आपकी सारी बीमारी हम ठीक कर देंगे। तो यहां पर लिखा हुआ कि पतंजलि चेंजिंग द एडवर्टाइजिंग गेम, एडवर्टाइजमेंट के गेम को ही बदल के रख दिया। क्या ये रेवोल्यूशनरी है, क्या ये मिसलीडिंग है, क्या ये क्रांति है, क्या ये जनता में भ्रांति फैलाने का काम है? ये जनता में भ्रांति फैलाने का काम ज्यादा है, रेवोल्यूशन का काम कम है। आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, चाहे एक ही प्रोडक्ट क्यों ना हो। अगर आपके 99 प्रोडक्ट का सही प्रचार कर रहे हो, एक प्रोडक्ट का गलत प्रचार कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि वो एक प्रोडक्ट की वजह से आपके कई 100-250 लोगों की जान जा सकती है। तो इस बात को ध्यान रखो। तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट वगैरह बैन कर दिए जाए। आपका जो जनता के प्रति ट्रस्ट है, जो जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, जो पतंजलि ब्रांड के ऊपर भरोसा करती है, वो भरोसा टूट जाएगा, जनता का लाइफ बर्बाद हो जाएगी लोगों की। इसके अलावा कंपनी के जो कर्मचारी, मान लो जो पतंजलि में कर्मचारी काम करते हैं, उनको फिर जनता शक की नजर से देखने लग जाती है। और जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर, आपके जैसी जो बड़ी कंपनियां, जो दूसरी कंपनियां, उनको फिर मौका मिल जाता है मार्केट में आने का, क्योंकि आपके खिलाफ तो नेगेटिविटी फैल गई, तो फिर उन कंपनियों को थोड़ी ज्यादा हिम्मत मिल जाएगी, वो आपके मार्केट को फिर गेन करने की कोशिश कर देगी। तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट है। बाबा रामदेव को इन सारी बातों को समझना चाहिए। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को है, देखते हैं 16 अप्रैल को क्या होता है।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।